2 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बारिश कारण कैंसिल हो गया और 10 सितंबर को भी यही सेम चीज हुई और ना जाने ऐसे कितने और मैचेस और इवेंट को सिर्फ मौसम की खराबी के कारण बीच में ही कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन वेदर फोरकास्टिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि हम एडवांस में पता लगा सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर दिन पर कहीं का मौसम कैसा होगा। और इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच होने से पहले भी एक वेदर फोरकास्टिंग की गई थी जिसमें बताया गया था कि जहाँ पे ये मैच होने वाला है उस दिन वहाँ पे चांसेस है 80 से 90% बारिश होने के, और ये वेदर फोरकास्टिंग बिल्कुल सही हुई। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हो गया है बारिश की वजह से। भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हो गया है, बार बार बारिश। अब ये सब सुन के हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि यार वेदर फोरकास्टिंग काम कैसे करता है और ये 100% करेक्ट क्यों नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से बेसिक लेवल से इस वेदर फोरकास्टिंग को समझने वाले हैं। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी। इसकी शुरुआत 384 बीसी में अरिस्टोटल के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने अपनी मेट्रोलॉजिका में वेदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। अरिस्टोटल से भी पहले कुछ ग्रीक के फिलोसफर ने वेदर फोरकास्टिंग का ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने वेदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उनका तो ये मानना था कि जो वेस्ट से हवा आती है वो इसलिए ठंडी होती है क्योंकि वहाँ पे सनसेट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 17वीं सेंचुरी में वेदर फोरकास्टिंग और ज्यादा बेटर हो गई जब कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे बैरोमीटर जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करता है इन्वेंट किया गया। और इसी 17 और 18 सेंचुरी के बीच में एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारी चीजें जैसे गैसेस, टेम्परेचर और प्रेशर का भी पता चला, जिससे कि वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई। और वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी और इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1871 में अमेरिका ने अपना पहला वेदर सर्विस भी स्टार्ट किया। और यूएस के इस सर्विस के बाद धीरे धीरे और देशों ने वेदर फोरकास्टिंग के इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया और कुछ देशों ने मिलकर 1880 में IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिससे कि उन सभी देशों को वेदर के बारे में एडवांस में जानकारी मिल सके। और आज के टाइम पे जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है वो टोटल 3 स्टेप में की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप डेटा कलेक्शन की। इसमें एटमॉस्फेयर से डिफरेंट टाइप के डेटा है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एयर स्पीड, एयर डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी को मेनली इन 4 तरीकों से कलेक्ट किया जाता है। दुनिया भर के 218 देशों के वेदर स्टेशन को मिलाकर टोटल 10,000 से ज्यादा दुनिया भर में वेदर स्टेशन है, जहां पर डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सेंसर की हेल्प से उस पर्टिकुलर एरिया के वेदर के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि वेदर स्टेशन अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर ऊंचाई और रेंज तक ही एटमॉस्फेयर के डेटा को कलेक्ट कर पाता है। और वेदर फोरकास्टिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और उसके लिए डेटा कलेक्शन की दूसरी कैटेगरी आती है वेदर बलून। आपने बचपन में या फिर मूवी में ये वेदर बलून जरूर देखा होगा, जिसके साथ एक रेडियो सेंड और ट्रांसमीटर भेजा जाता है। और ये बलून पृथ्वी के सरफेस से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर वहां से वेदर के डेटा को कलेक्ट करता है और फिर ट्रांसमीटर की हेल्प से वेदर स्टेशन तक ट्रांसमिट करता है। और कुछ इसी तरीके से वेदर सैटेलाइट भी वेदर फोरकास्टिंग की इस डेटा कलेक्शन प्रोसेस में डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो चौथा तरीका है डॉपलर रडार डेटा कलेक्शन का, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेदर फोरकास्ट को एक्यूरेट बनाने में। डॉपलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि अगर हम किसी रेडियो वेव को ट्रांसमिट करें और वो रेडियो वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर वापस आए और अगर उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक आ रहा है, और अगर उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। और यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है डॉपलर रडार में। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट किया जाता है और अगर वो वेव किसी बादल से टकराने के बाद वापस आई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये कि वो बादल हमारे पास आ रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब वो बादल हमसे दूर जा रहा है। ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है आने वाली बारिश और साइक्लोन को प्रिडिक्ट करने में। इन चारों तरीकों से डेटा कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप आता है डेटा एनालिसिस का। इस स्टेप में कलेक्ट हुए वेदर के डेटा को एक कंप्यूटर में फीड किया जाता है। वो कंप्यूटर पूरा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है और वो कंप्यूटर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ग्रिड सिस्टम में डिवाइड कर देता है। और इसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप आता है प्रिडिक्शन का। पिछले स्टेप में डेटा एनालिसिस करने के बाद उसके रिजल्ट को कुछ पुराने वेदर के डेटा के साथ कंपेयर किया जाता है और एक पैटर्न फाइंड किया जाता है कि पिछले टाइम से लेकर अब तक किस प्रकार वेदर में चेंजेस हुए हैं। और उसी के बेस पे एक प्रिडिक्शन की जाती है कि आने वाले दिनों में हमारा वेदर कैसा होगा। क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस एक प्रिडिक्शन बेस है तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसे 100% एक्यूरेट बनाना इम्पॉसिबल टास्क है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी उम्मीद सच्ची है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कमाल की वीडियो के लिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं।